गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और झारखंड में होने वाले इस तमाम एग्जाम की तैयारी अपने घर से सकुशल कर रहे होंगे। तो हमने अपनी शासन व्यवस्था की सीरीज़ को पूरा ख़त्म कर दिया था। ठीक है, लास्ट में हमने एमसीक्यू भी लगा लिए थे और आज हम एक नई श्रृंखला के साथ आपके साथ जुड़े हैं और वो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। अगर आपने हमारी शासन व्यवस्था की श्रृंखला को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से हमारे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ये जो सीएनटी एक्ट है ना, ये सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट। सीएनटी एक्ट ख़त्म होने के बाद मैं एसपीटी एक्ट भी लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, चाहे जेपीएससी पीटी हो, सीजीएल हो, दरोगा हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो झारखंड का। मैं बोल रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इससे 2-4 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ जो सीजीएल दरोगा ये सब में है ना, सीजीएल दरोगा उत्पाद सिपाही जो झारखंड पुलिस वाला होने वाला है एग्ज़ाम, इसमें बस बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मगर आप अगर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको विस्तृत तरीके से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे सीएनटी और एसपीटी एक्ट से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे साथ पढ़ते हैं, मैं बोल रहा हूँ एकदम आसान शब्दों में पढ़ाऊँगा कि आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में छप जाएगा। मैं बोल रहा हूँ छप जाएगा। ठीक है, तो हम आपको आसान शब्दों में पढ़ाएंगे, आप पढ़िए और एक बार ट्राई करके देखिए। आप एक बार हमारे वीडियो को देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ मिलकर पढ़ना, जेपीएससी की तैयारी करना, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं या फिर आपके पास वक्त कम है तो आप मेरा नोट्स भी ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स मैंने उतना ही लिखा है जितना ज़रूरत होता है। ठीक है, मैं आलतू फालतू का चीज़ नहीं लिखा हूँ और ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है जिनके पास समय कम है, जो जॉब में है। क्योंकि अगर वो अभी नोट्स बनाने जाएंगे तो मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 महीने नोट्स बनाने में लग जाएंगे। और बुक्स से अगर आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज रहिएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतने सारे हैं ना, इतने सारे हैं, मतलब बुक्स में फैक्ट दिए हुए हैं कि मतलब कंफ्यूज हो जाता है इंसान। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था। ठीक है, तो फिर मैंने नोट्स बनाया अपना और नोट्स में ही पढ़ा और बहुत अच्छा स्कोर किया। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं मेरा। ठीक है, मैंने उतना ही लिखा है जितना ज़रूरी है। ठीक है, और ये शासन व्यवस्था है ना, शासन व्यवस्था मेंस में नहीं आता उतना, तो हम पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, और उतना ही पढ़ेंगे जितना ज़रूरी है और आसान शब्दों में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं सीएनटी एक्ट। ठीक, पार्ट 1, पार्ट 2 कल आएगा, पार्ट 3 उसके एक दिन बाद आएगा। ठीक है, पार्ट 3 हम एमसीक्यू लगाएं जिससे हमें यह मालूम चलेगा कि हम कितना पढ़ चुके हैं और कितना हमें याद है। ठीक है, और ये सीएनटी एक्ट की आज हम पृष्ठभूमि देखेंगे। सीएनटी एक्ट क्या है, सीएनटी एक्ट क्यों आया, किसके लिए आया, ठीक है, किसकी भूमि का संरक्षण करता है, ठीक है, किन जिलों में लागू है, कितनी अनुसूचियां हैं, कौन इसको बनाया है, कहाँ प्रकाशित हुआ था, ये सारे जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। हम स्टार्ट करते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की आज पृष्ठभूमि को हम देखेंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की पृष्ठभूमि। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद झारखंड में अंग्रेजों का प्रभाव पड़ने लगा। क्या हुआ, हम जानते हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें क्या मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों मिल के अंग्रेज़ से युद्ध किए और अंग्रेज़ से युद्ध में हार गए। और युद्ध को हारने के बाद अब अंग्रेज़ का वर्चस्व चारों ओर फैलने लगा। फिर क्या हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, आपको तो मालूम होगा। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। उसके बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को सौंप दी गई, जिसके बाद बंगाल एवं बंगाल के सीमावर्ती राज्यों में अंग्रेजों का प्रवेश आरंभ हुआ। ठीक है, क्या हुआ, 1764 में युद्ध हुआ। ठीक है, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला हार गए। ठीक है, अंग्रेज़ों से। और उसके बाद 1765 में अंग्रेज़ों ने शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि को साइन किया। ठीक है, इलाहाबाद की संधि साइन करने के बाद क्या हुआ, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश सरकार को सौंप दी गई। ठीक है, उसी क्रम में शाह आलम द्वितीय ने झारखंड की जो दीवानी थी वो भी ब्रिटिश सरकार को सौंप दी। ठीक, अब फिर क्या हुआ, अब ब्रिटिश सरकार उसके बाद हमारे सीमावर्ती क्षेत्र जो बंगाल और बंगाल के आसपास थे उसमें प्रवेश करना स्टार्ट कर दिया। और फिर क्या हुआ, 1767, इसमें इसको आप 1767 कर लीजिएगा। ठीक है, 1767 में पहली बार झारखंड में अंग्रेजों का आगमन हुआ। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1767 में पहली बार अंग्रेजों का आगमन किस क्षेत्र में हुआ, तो सिंह भोज के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, कलर ब्लू ले लेता हूँ, ये थोड़ा डार्क सही रहेगा। ठीक है,
तो क्या था कि 1700 इसको 67 करिएगा ना, 1767 में अंग्रेजों का आगमन भारत क्षेत्र में हुआ। और कहाँ हुआ? तो सिंहभूम के क्षेत्र में, ठीक है। और उसी समय जब अंग्रेज हमारे झारखंड में प्रवेश किए और उन्होंने जनजातियों की जो जो शासन व्यवस्था है, उनका जो सांस्कृतिक जो है उसमें हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया उनके जीवन में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे विद्रोह स्टार्ट हुआ। और पहला विद्रोह कब हुआ था? तो 1767 में ही पहला विद्रोह हुआ, जिसे हम ढाल विद्रोह के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही अंग्रेज झारखंड में आए, विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। अब जनजाति उनका विरोध करने लगे, ठीक है। फिर भी अंग्रेज अपना प्रभाव चारों तरफ फैलाना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। अब फिर देखिए क्या हुआ। फिर क्या हुआ, अंग्रेज का छोटा नागपुर क्षेत्रों में हस्तक्षेप बढ़ने लगा, ठीक है। और बढ़ने के कारण जनजातियों में विद्रोह आरंभ हो गया। और उसी के तहत चुआर विद्रोह भी हुआ, चेरो विद्रोह भी हुआ और घटवाल विद्रोह भी हुआ। ये सब प्रमुख है, ठीक है। जब जब अंग्रेज झारखंड में आ गए और यहाँ की जनजातियों की जो अर्थव्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, उनका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिए, तो क्या हुआ, विद्रोह होना स्टार्ट था। तो उसी क्रम में चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, घटवाल विद्रोह हुए, जो एकदम प्रमुख है। उसके बाद देखिए, कंपनी के शासन क्षेत्र में छोटा नागपुर के राजा को यह अधिकार था कि वो अपनी परंपरागत शासन व्यवस्था को चला सकते थे। कंपनी में उनको अधिकार दे के रखा था, लेकिन उसके बदले वहाँ यहाँ के राजा को राजस्व का भुगतान करना पड़ता था। अगर वो जब तक यहाँ से राजस्व का भुगतान अंग्रेज़ों को करते थे, तो अंग्रेज ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे, ठीक है। और अगर आप उनको भुगतान नहीं करते राजस्व का, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगते थे। क्योंकि हमारे जो झारखंड क्षेत्र है, उसमें बहुत खनिज संपदा है। तो ये सब है ना, ये सब जो खनिज संपदा थी, वो अंग्रेज़ों की आंख में गड़ती थी और वो यहाँ से खनन भी करना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़मीन को कब्जा करने के लिए आए हुए थे। और ज़मीन कब्जा करके वो यहाँ के जो खनिज संपदा है, उनको लूटने के फिराक में हमेशा रहते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने जो छोटा नागपुर के महाराजा थे, उनको बहला फुसलाकर 1787 में एक सिग्नेचर कराया, एक रजामंदी कराई कि अगर छोटा नागपुर के राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में राज्य के किसी भी हिस्से को जो ब्रिटिश सरकार है वो नीलाम कर देगी, ठीक है। यहाँ तो उन्होंने बहला फुसला कर राजा का हस्ताक्षर ले लिया, ठीक है, दस्तावेज पे। और फिर उसके बाद क्या किए, जो हमारे जो क्षेत्र में जो ब्रिटिश थे, वो राजस्व भुगतान ना करने पे जो छोटा नागपुर राजा के जो हिस्से थे, उसको बेचना स्टार्ट कर दिया और उससे राजस्व की पूर्ति करने लगे। और ये किनको बेचते थे? तो ये ज़मींदारों को बेचते थे। वो ज़मींदार जो बिहार, बंगाल के साहूकार होते थे, और वो आते थे, ज़मीन को खरीदते थे और उसी ज़मीन से सबको राजस्व का भुगतान करते थे, ठीक है। राजस्व का भुगतान करते थे और वो क्या करते थे, सबसे ज़्यादा वो जनजातियों का शोषण करते थे, जनजातियों से ज़्यादा लगान वसूलते थे, उनको कम कम मजदूरी देते थे, ठीक है। ये सब होता रहता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1793 में ये सिलसिला चलता रहा। फिर क्या हुआ, 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू कर दी। क्या कर दी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई जो बंदोबस्ती थी उसको लागू कर दी, जिसमें क्या हुआ, ज़मींदार को पूरा हक दिया गया। मतलब ज़मींदार को ये पूरा दे दिया गया अधिकार कि वो पूरे क्षेत्र का राजस्व वसूली करेंगे, ठीक है। अब जब ज़मींदारों को ये अधिकार मिला, तो उन्होंने जनजातियों का जमकर शोषण किया। वो उनकी ज़मीन को छीन लेते थे और साथ ही उनको कम दाम में पैसे लेके ज़मीन बेचने को बोलते थे, ठीक है। और उन्हें बहुत कम जो होता है ना, जैसे कि मजदूरी होता था, वो कम देते थे और बैठ बगारी भी कराते थे, ठीक है। और उनको कर्ज देते थे खेती करने के लिए, और कर्ज ना चुकाने के कारण उनका ज़मीन हड़प लेते थे। ये सब करते थे जो थे, क्या बोलते हैं, जो ज़मींदार आ गए थे, ठीक है। ज़मींदारों ने सबसे ज़्यादा शोषण किया है किनका? तो हमारे यहाँ जितने भी जनजाति थे उनका, ठीक है। ये 1793 के बाद ये क्वेश्चन पूछता है कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सब टिक करेंगे, ठीक है। उसी के बाद ये जब इतना शोषण होने लगा ना, तो उसका विरोध होना तो लाजमी था, विरोध तो भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसी बीच में 1820-21 में हो विद्रोह हुआ,
जिसे हो जनजातियों ने किया। और इनको दबाने का काम किसने किया? तो इनको दबाने का काम किया था विल्किंसन ने, ठीक है। और जो हो जनजाति का जो नेतृत्व था वो जगन्नाथ सिंह कर रहे थे, ठीक है। उस समय तो हो जनजाति को दबा दिया गया, ठीक है। हो जनजाति दब गई। फिर 10 साल बाद हो जनजाति 1831-32 में कोल विद्रोह जो मुंडाओं द्वारा संचालित था, जिसका नेतृत्व बुद्धू भगत कर रहे थे, उनमें मिल गई, बुद्धू भगत में मिल गई। और फिर इन्होंने एक बड़ा सा आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है, जिसके दमन में विल्किंसन को बहुत सारे पेच, मतलब बहुत कठिनाई से वो ये इस विद्रोह का दमन कर पाए, ठीक है। उनको बहुत मेहनत करना पड़ा इस जो ये जो विद्रोह था उनको दमन करने के लिए, क्योंकि ये छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये व्यापक हो गया था, ठीक है। अब देखिए फिर क्या हुआ, जनजातियों ने इतना बड़ा विद्रोह तो कर दिया। अब जनजातियों ने जब विद्रोह किया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को लगा कि जनजाति विद्रोह किस लिए कर रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है, जनजातियों से कोई ना कुछ हस्तक्षेप हो रहा है या कुछ ना कुछ तो उनको परेशानी है। इसलिए उन्होंने एक समीक्षा कार्रवाई स्टार्ट की, ठीक है। और समीक्षा कार्रवाई में उन्होंने जाना कि हाँ, जनजातियों के साथ कुछ शोषण हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनका ज़मीन छीना जा रहा है, ठीक है, उनसे बैड बेगारी कराया जा रहा है, उनको ये पता चला। तो उन्होंने क्या किए, उसी नियम में कुछ प्रशासनिक सुधार किए, ठीक है। वो प्रशासनिक सुधार किए, लेकिन क्या था ना कि उस समय पर जितना भी प्रशासनिक सुधार करो, जो रूट लेवल पे जो था ना वो होता ही था, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो फिर भी क्या है ना, फिर वो कितना भी सुधार किए फिर भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जो पहले व्यवस्था चलती आ रही थी वही व्यवस्था चल रही थी, और ज़मींदार जम के शोषण भी कर रहे थे। और फिर क्या हुआ, विरोध क्या है ना, विरोध बढ़ना स्टार्ट हुआ। क्या है ना, किसी भी चीज़ का अंत होता है, अगर आप किसी को कितना भी सताओगे ना तो वो अंत होने लगता है, ठीक है। किसी का भी पाप का गड़ा पड़ता है। तो अंग्रेज ने छोटे बड़े सुधार किए, लेकिन जो जमींदार थे वो जमकर शोषण किया। उन्होंने ये सब जो प्रशासनिक सुधार थे उनको ना के बराबर ही समझा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, विरोध जो है ना विश्वव्यापी बढ़ने लगा, मतलब व्यापक रूप से बढ़ने लगा, जिससे अंग्रेज घबराने लगे। क्योंकि इसी बीच में क्या हुआ था, 1855 में संथाल विद्रोह हो गया था, ठीक है। और संथाल विद्रोह सबसे व्यापक विद्रोह था, जिन्होंने पूरे आदिवासी समाज को जगा के रख दिया था, ठीक है। और इनका जो नेतृत्व करने वाले थे वो कौन थे, सिद्धो कान्हो चांद भैरव, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये भगनाडी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ये जो संथाल विद्रोह था ये पूरी जो ब्रिटिश सरकार थी उनको जड़ से हिला दिया, ठीक है, जड़ से हिला दिया। फिर जड़ से हिला दिया तो फिर सरकार थोड़ा घबराने लगी। अब उनको लगा कि हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जा रहा है झारखंड में। फिर उन्होंने क्या किया, 1862 में, ठीक है, थोड़ा ऊपर चलते हैं। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, आप थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा, अगर आप समझिएगा तो ऐसा ही रहेगा। ये पृष्ठभूमि है कि क्यों, कैसे, कब ये CNT एक्ट आया, उसका ही पृष्ठभूमि है, तो आप आराम से देखिएगा, वो समझ में आएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, संथाल विद्रोह के बाद जो सरकारें थी वो घबराने लगी कि हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो फिर क्या हुआ, 1862 में क्या हुआ, 1862 में सरकार की ओर से अनुसूचित जनजाति के भूमि संरक्षण करने के लिए पहला कदम उठाया गया। क्योंकि जो लड़ाई थी वो भूमि के लिए थी, क्योंकि ज़मींदार भूमि हड़प लेते थे और इनकी भूमि पे अवैध निर्माण करते थे, और ये लोग कुछ बोलते थे तो फिर ब्रिटिश सरकार की तरफ से वो को झूठा जो फरमान था वो सुनाते थे, ये राजा द्वारा नीलाम कर दिया गया है, ऐसे है वैसे है। तो भाई सबसे ज़्यादा शोषण तो कर रहे थे कौन, ज़मींदार लोग। तो फिर उसी को मद्देनजर रखते हुए 1862 में सरकार की ओर से अनुसूचित जनजातियों की भूमि के संरक्षण के लिए, उनकी भूमि मतलब जनजातियों की भूमि की सुरक्षा के लिए पहला कदम उठाया गया, ठीक है। जिसमें बाबू राखलदास हल्दर, ठीक है, आप ये याद रखिएगा और ये डेट याद रखिएगा, ये डेट पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि जो पहला सर्वे था CNT एक्ट का वो किसके द्वारा किया गया और कब किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, बाबू राखलदास हल्दर, और कब किया गया, 1862, ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या था, तो बाबू राखलदास हल्दर की देख रेख में भुइहरी सर्वे, ठीक है, भुइहरी एवं स्थानीय जमींदारी की मझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए भुइहरी सर्वे स्टार्ट किया गया। कौन सी भूमि, भुइहरी भूमि किसको बोलते हैं, तो उरांव द्वारा जो खेती के लिए बनाई गई भूमि है उसको भुइहरी भूमि बोलते हैं। और मझियस भूमि उसको बोलते हैं जो जमींदार की भूमि है, जमींदार की अपनी भूमि है, ठीक है। तो भुइहरी भूमि और मझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए एक भुइहरी सर्वे का आरंभ किया गया, किसके द्वारा, तो बाबू राखलदास हल्दर के द्वारा। कब, 1862 में। जिसका रिपोर्ट कब आया, तो 1869 में रिपोर्ट आया, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने लाइन में पढ़ रहा हूँ ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर आप ये पूरा समझ गए ना तो CNT एक्ट तो कुछ भी नहीं है, बस धारा याद करना है, ठीक है।
तो चलिए, तो क्या था, तो जो इसका रिपोर्ट आया ये 1869 में बनकर तैयार हुआ। जब 1869 में रिपोर्ट बनकर तैयार हुआ तो अंग्रेजी सरकार ने छोटा नागपुर टेनियंस एक्ट पारित कर दिया गया। ठीक है, टेनियंस एक्ट पारित किया, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें बस भुइंहरी ज़मीन शामिल था, मझिया ज़मीन शामिल था, लेकिन खूट कतीदार की जो मुंडाओं की ज़मीन थी वो तो शामिल नहीं थी। ठीक है, ठीक है, वो शामिल नहीं थी। तो इसके लिए 1879, ठीक है, देखिए 1879 में थोड़ा आप रिलेट करिएगा। 1869 में क्या हुआ, रिपोर्ट बन के आई, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू किया गया, लेकिन इसमें कुछ खामियां थी। खामियां क्या थी भाई, तो इसमें खूट कटी ज़मीन को ऐड नहीं किया गया था, जिससे मुंडा लोग विद्रोह करने लगे थे। तो इसी मुंडा जनजाति की जो जो ज़मीन थी उनको शामिल करने के लिए, ठीक है, तो 1879 में छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट पारित किया गया। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि छोटा नागपुर टेनेंस एक्ट कब पारित किया गया और छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट कब पारित किया गया। तो ये दोनों का आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या किया गया, इसमें कुछ मूलभूत सुधार किए गए। ठीक है, इसमें क्या किया गया, कुछ मूलभूत सुधार किया गया और इसमें जो खुटकटी जो ज़मीन थी उनको शामिल किया गया। ठीक है, इनमें उन्हीं ज़मीन को शामिल किया गया जो टेनियंस एक्ट में ज़मीन जो शामिल नहीं थी, उस ज़मीन को कब शामिल किया गया, तो छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट में शामिल कर दिया गया। ठीक है, इतना शामिल हुआ, लेकिन जो इसका प्रभाव था वो नगण्य रहा। इतना कानून बनाने के बाद भी ना जो जनजातियों की ज़मीन थी वो धड़ धड़ बिक रही थी, और जो जो ज़मींदार थे वो ज़मींदार लोग बहुत जुल्म कर रहे थे और उनका ज़मीन हड़प ले रहे थे। ठीक है, उनको लोन देते थे, मतलब कर्ज देते थे खेती करने के लिए, नहीं पूरा पाते थे तो बोल देते थे ये मेरा ज़मीन हो गया है। ठीक है, और बहुत औने पौने दाम पे उनसे ज़मीन लिखवा लेते थे। तो सबसे बड़ा जो टेंशन था वो ज़मीन का ही था और ज़मीन की ही लड़ाई थी। ठीक है, तो इतना सारा कानून बना, जैसे छोटा नागपुर टेनेंट एक्ट बना, छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट बना। इन सब जो एक्ट बनने के बावजूद भी ना इनका प्रभाव नगण्य रहा, और जो जनजाति की ज़मीन थी वो धड़ धड़ बिक रही थी और उन पे ज़मींदार कब्जा करते जा रहे थे। फिर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि जंगल सुरक्षा कानून पारित हुआ। कब, देखिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, मैं जब आपको नोट्स दूंगा ना तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा कि 1894 में क्या हुआ, जंगल सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया। और जंगल सुरक्षा कानून क्या है, तो लिख देता हूँ, जंगल सुरक्षा कानून। ठीक है, तो जंगल जो सुरक्षा कानून था ये कब लागू किया गया, तो ये लागू किया गया 1864 में। आप याद रखेंगे, ये पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जंगल सुरक्षा कानून का मतलब क्या था कि अब क्या है ना, अब जो जनजाति थे उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते हैं, वहाँ से फल फ्रूट नहीं ला सकते हैं, मतलब जंगल का उपभोग नहीं कर सकते हैं। जंगल में से जो जो लकड़ी है, वहाँ का फल फ्रूट है, वो सब को नहीं ला सकते हैं। ठीक है, और जंगल में उनका जो प्रवेश था उसको भी कहीं कहीं वर्जित कर दिया गया, जिसके विरोध में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। आप गेस कर सकते हैं वो आंदोलन कब खड़ा हुआ, तो 1865 में। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1865 नहीं 95 में, 1895 में स्टार्ट हुआ सबसे बड़ा विद्रोह, उसका नाम था बिरसा आंदोलन। ठीक है, और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे बिरसा मुंडा। ठीक है, और बिरसा मुंडा ने अपने इस जो बड़ा आंदोलन था उसका नेतृत्व किया, और इसमें इन्होंने सेनापति किसको बनाया था, तो सेनापति बनाया था गया मुंडा को। ठीक है, और फिर इन्होंने राजनीतिक प्रमुख किसको बनाया था, तो दोनका मुंडा। आप याद रखिए, राजनीतिक प्रमुख तो दोनका मुंडा। ठीक है, दोनका मुंडा को बनाया था। ठीक है, और धार्मिक प्रधान कौन था, धार्मिक प्रधान सोमा मुंडा था। ठीक है, शायद सोमा मुंडा था। ठीक है, तो ये सब अभी याद रखेंगे। तो क्या हुआ, तो मैं यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ, तो 1895 में क्या हुआ, तो सबसे बड़ा आंदोलन बिरसा आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, बिरसा आंदोलन को देखते हुए जब 1897 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, तब उसी समय उनके आंदोलन को तो भाप गए थे कि ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। उसके चक्कर में तो
तो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिए। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने सोचा कि हम कुछ सुधार कर दे रहे हैं जिससे बिरसा आंदोलन शांत पड़ जाएगा। ठीक है, उन्होंने यही किया कि बिरसा आंदोलन को शांत करने के लिए उन्होंने बंगाल रेंट सेटलमेंट एक्ट पारित किया। क्या, कौन सा एक्ट? तो बंगाल रेंट सेटलमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे कि बंगाल रेंट सेटलमेंट एक्ट कब पारित किया गया। ठीक है, और यह धारा 8 लागू की गई। ठीक है, उसकी धारा 8 झारखंड में लागू की गई। इसमें ये कहा गया कि अगर कोई काश्तकार 12 वर्षों से ज़मीन की जोत का निर्धारण लगान दे रहा है, अगर आप किसी ज़मीन पे 12 साल से खेती कर रहे हैं और 12 साल से आप लगान दे रहे हैं ब्रिटिश सरकार को, तो आपको उस ज़मीन से कोई बेदखल नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बेदखल नहीं कर सकता, ज़मींदार आपको उस ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकता। ठीक है, ये लागू किया गया। ठीक है, धारा 8 लागू हुआ, ये धारा 8 में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये लागू किया गया। लेकिन क्या हुआ कि 1897 में, मतलब 1895 में तो गए वो जेल बिरसा मुंडा, और 1897 में छूट के आए। ठीक है, और इनको कौन पकड़ाया था? वीर सिंह महली। ठीक है, वीर सिंह महली हो धोखेबाज था। इन्होंने 500 की लागत, 50 रुपये की 500, शायद 500 था क्या, हाँ 500 के ही चक्कर में उन्होंने तो बिरसा मुंडा को पकड़ा दिया था। ठीक है, वीर सिंह महली। तो जब वो चले गए थे तो 1897 में हुआ है। ठीक है, छूट के आए, जो रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर उनको छोड़ दिया गया। बिरसा मुंडा है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। जो पहले था ना, उससे भी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। उसके बाद वो आंदोलन इतना फैला कि उन्होंने झारखंड की पूरी जो जनजाति थी उनको जगा कर रख दिया, और पूरी जो जनजाति थी वो अपना हक मांगना स्टार्ट कर दी। और ठीक है, और जो फिर ज़मींदारों का फिर कत्लेआम होने लगा, ज़मींदारों को सब मारने पीटने लगे, जिससे अंग्रेजी सरकार थी ना, वो क्या हुई, वो उनको डर लगने लगा कि हमारी जो शासन व्यवस्था है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब 1900 में क्या बोलते हैं, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। और ठीक है, और फिर इनकी मृत्यु जो 9 जून को हो गई। फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि फिर से ऐसा विद्रोह ना खड़ा हो जाए। ठीक है, इसको तो हम लोगों ने कैसे कैसे करके दबा लिया, लेकिन फिर से ऐसा विद्रोह ना खड़ा हो पाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो फिर 1902 में ट्रवर्स सर्वे स्टार्ट किया। क्या? ट्रवर्स सर्वे। और ट्रवर्स सर्वे का क्या मतलब था, ये क्वेश्चन पूछता है कि पहला सर्वे कौन सा स्टार्ट किया गया? ट्रवर्स सर्वे। ठीक है, और ये कब स्टार्ट किया? ये बिरसा आंदोलन खत्म होने के बाद, उसके परिणाम स्वरूप उसकी जो बिरसा आंदोलन का जो व्यापक विद्रोह को देखकर डर गई। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर बिरसा मुंडा तक दूसरा आंदोलन खड़ा हो गया तो कैसे हम हैंडल कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, जो जनजातियों की भूमि का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे ही विद्रोह होते रहेंगे। इसलिए उन्होंने फिर से 1902 ईस्वी में फिर से एक पहला प्रयास किया, और उन्होंने पहला सर्वे सेटलमेंट आरंभ किया, जिसे हम ट्रवर्स सर्वे के नाम से जानते हैं। ट्रवर्स सर्वे में क्या हुआ, मौजावार खेतिहार, ठीक है, खतिहान, मौजावार खतिहान का निर्माण किया गया। सबके मौजा होता ना, जैसे कि मौजा होता है कि इस मौजे में इतना ज़मीन, इस मौजे में इतना ज़मीन, सबके नाम से होता है, तो मौजावार खतिहान निर्माण किया गया। ठीक है, कब? 1902 में। किसके द्वारा? तो ट्रवर्स सर्वे के द्वारा तो भाई मौजावार खतिहान का निर्माण हो गया। ठीक है, और फिर 1903 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, तो कडस्टल सर्वे किया। कडस्टल सर्वे में क्या हुआ, तो इसमें जोत है ना, जोत से संबंधित सर्वे हुआ। ठीक है, जोत से संबंधित सर्वे हो गया, और इन दोनों जो सर्वे है उनको इंक्लूड करके संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद काश्तकार के वर्ग का निर्धारण किया गया। ठीक है, कि खुशकतीदार किसको कहेंगे, ठीक है, खुशकतीदार रैयत कौन होगा, ठीक है, और क्या अधिभोगी रहित कौन होगा, भुगत वन रहित कौन होगा, उसकी परिभाषा को तय किया गया। कब? तो 1905 में, आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या था? 1905 में संशोधन होकर काश्तकार, खुटकती एवं रैयत की परिभाषा तय की गई। किसकी परिभाषा? काश्तकार की परिभाषा, खुटकतीदार की परिभाषा और रैयत की परिभाषा को तय किया गया। कब? तो 1905 में, आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला सर्वे कब? तो पहला सर्वे था 1902 में, ट्रवर्स सर्वे। दूसरा सर्वे क्लस्टर सर्वे। तीसरा सर्वे नहीं हुआ था, तीसरा जो संशोधन हुआ था जिसमें काश्तकार,
खुदकटीदार और रैयत की परिभाषा को तय कर दिया गया कि काश्तकार कौन होगा, खुदकटीदार कौन होगा और रैयत कौन होगा। ठीक है, और इसको मैं आपको विस्तारपूर्वक पढ़ाऊंगा कि रैयत में आ जाते 3 प्रकार, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, भूगर्भस्थ रैयत। ठीक है, खुदकटीदार आप समझते ही हैं, काश्तकार आप समझते होंगे। मैं जब आपको जब धारा पढ़ाऊंगा ना, इस सारे को डिफाइन करूंगा। धारा 1 में सबकी परिभाषा दी हुई है। ठीक है, चलिए, तो 1905 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। चलिए नेक्स्ट पेज, हाँ नेक्स्ट पेज ये है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद संशोधन के बाद 1908 में, ठीक है, 1908 में सीएनटी एक्ट को लागू कर दिया गया। कब? तो 11 नवंबर। ये क्वेश्चन पूछता है कि सीएनटी एक्ट को कब लागू किया गया, तो 11 नवंबर 1908 से। और यहाँ जितने भी फैक्ट है ना, उन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, वो जो मैंने पृष्ठभूमि पढ़ाया था उससे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि आप जेपीएससी पढ़ रहे हैं, जेपीएससी में बहुत अंदर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको अंदर से पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप किसी भी चीज़ की पृष्ठभूमि नहीं जानिएगा ना, तो उसके बारे में आप क्या है ना, अंदाज़ा ही नहीं लगा पाइएगा क्यों आया था, कैसे आया था, किस लिए आया था। ठीक है, तो उतना मैं आपका वो है ना पृष्ठभूमि दिया, जिससे आप समझ पाए कि ये सीएनटी एक्ट है क्या, किस लिए आया था और किस लिए ज़रूरी है। ठीक है, इतना समझने के बाद हमारा सीएनटी एक्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। सीएनटी एक्ट का जो मूल क्या होता, क्या बोलते हैं उसको, मूल जो अवधारणा है अभी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलिए, तो सीएनटी एक्ट, ठीक, जो सीएनटी एक्ट क्या था, कब लागू किया गया, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। ये आप याद रखिए, बहुत क्वेश्चन में, बहुत जो पेपर होते हैं झारखंड में, उसमें यहीं के की पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। जैसे झारखंड पुलिस हो गया, फिर उत्पाद सिपाही हो गया, ऐसे ऐसे जो एग्ज़ाम है ना, सीजीएल एग्ज़ाम हो गया, इसमें क्वेश्चन बस यहीं से पूछे जाएंगे। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा ना अभी, ये इस पेज में, इसी पेज से ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, धारा से क्वेश्चन बहुत कम होते हैं ये सब एग्ज़ाम में। धारा से क्वेश्चन कहाँ ज़्यादा होते हैं, तो जेपीएससी में धारा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हम धारा भी पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आप जैसे से सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर इस पेज को समझ जाइएगा तो आपकी पूरा जो है ना, आप हर एक सीएनटी एक्ट के कोई भी क्वेश्चन को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जेएसएससी के लिए तो ये जो पेज है वही काफ़ी है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सीएनटी एक्ट कब लागू किया गया, तो ये हो गया 11 नवंबर 1908 ईस्वी को इसको लागू किया गया। ठीक है, और जो इसके लागू करने के पीछे मैं बता रहा हूँ, इनके लागू करने के पीछे किस आंदोलन का सबसे बड़ा हाथ था, तो बिरसा आंदोलन। आप याद रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे, लॉर्ड मिंटो थे। कौन थे, लॉर्ड मिंटो। और ये धारा 5 के तहत, ठीक है, कौन धारा 5 के तहत, तो बंगाल रेंट सेटलमेंट एक्ट के धारा 5 के तहत इसको लागू किया गया था। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे। चलिए, और इसको कब लागू किया गया, 11 नवंबर 1908 को। बनकर कब तैयार हुआ था ये, तो बनकर तैयार 1903 में ही हो गया था। ठीक है, जब हमारा कडस्ट्रल सर्वे जब खत्म हुआ था उसी समय बनकर तैयार हो गया था। लेकिन हम लोग क्या संशोधन करके काश्तकार का जो वर्ग था उसको परिभाषित कर रहे थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, और इसको बनाने में सबसे बड़ा हाथ, ठीक है, ये जो काश्तकार है एक्ट, उसको बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, तो एच हॉफमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एच है हॉफमैन और मिस्टर लिस्टर। अगर आप मिस्टर लिस्टर को नहीं भी याद रखते हैं तो एच हॉफमैन को याद रखिएगा। ये 100% क्वेश्चन बनता है कि सीएनटी एक्ट का जो विवरण था वो किसके द्वारा तैयार किया गया, रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया, तो उसमें आप एच हॉफमैन को ही टिक करिएगा। ठीक है, चलिए, और इसको बनाने में खर्च कितने आया था, 16 लाख रुपए का खर्च आया था उस टाइम इसको बनाने में, सर्वे करने में। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम सीएनटी एक्ट को किस पेपर में छापा गया था, तो कब किस पेपर में छापा गया था, किस पत्र, मतलब कि समाचार पत्र में छापा गया था, तो बंगाल गजट में। बंगाल गजट बोल रहा हूँ, कलकत्ता गजट में। ठीक है, कलकत्ता गजट याद रखिएगा। ठीक है, बंगाल गजट हमारा पहला अखबार था पूरे भारत का। ठीक है, वो आप याद रखिएगा। और हमारा जो सीएनटी एक्ट को मतलब कौन से पेपर में प्रकाशित किया गया, तो बंगाल गजट में। ठीक है, आप याद रखिएगा। अब इसका उद्देश्य क्या था, आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जा को रोकना, यही इसका विद्रोह की मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि जो ज़मींदार थे वो हमेशा उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लेते थे, उनकी ज़मीन को हड़प लेते थे, फिर उनको भूगतपद बना लेते थे, फिर उनसे काम करवाते थे जैसे, और फिर ज़्यादा लगवाना वसूल करते थे। ठीक है, तो इसी के कारण बहुत सारे जो विद्रोह हुए, उसी विद्रोह का जो परिणाम है जो सीएनटी एक्ट आया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि भूमि पर अवैध कब्जा को रोकने के लिए सीएनटी एक्ट लाया गया था। ठीक है, अब आसान शब्दों में याद रख सकते हैं। चलिए, अब ये जो सीएनटी एक्ट है, ये सीएनटी एक्ट किस जिलों में लागू है,
तो ये 18 जिलों में लागू है, झारखंड के 18 जिलों में लागू है। अगर संथाल परगना को हम लोग छोड़ दें तो झारखंड में जितने भी ज़िले हैं सभी क्षेत्र में CNT एक्ट लागू है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि CNT एक्ट किस किस क्षेत्र में नहीं लागू है। तो संथाल परगना के 6 जो ज़िले हैं उन ज़िलों में CNT एक्ट लागू नहीं है, बाकी सभी ज़िलों में CNT एक्ट लागू है। ठीक है, और जो CNT एक्ट है इनका जो रूपरेखा तैयार किया गया उसमें 2 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 2 अनुसूचियाँ हैं। और इनमें अध्याय कितने हैं? तो अध्याय 19 है। ठीक है, और इनमें धाराएँ कितने हैं? तो 271 धाराएँ हैं। और कितने जिलों में लागू है? तो 18 जिलों में लागू है। तो आप ये जो है ना, ये चारों लाइन है की पॉइंट एकदम रट जाइए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछ दिया जाएगा कि CNT एक्ट में कितने अध्याय हैं, तो आप 19 टिक कर पाएंगे। कितनी धाराएं हैं? 271। कितनी अनुसूचियां हैं? तो 2 अनुसूची। कितने जिलों में लागू है? तो 18 जिलों में लागू है। तो इम्पोर्टेंट है। जो बिहार जैसे कि झारखंड पुलिस है ना और उत्पाद सिपाही, उसमें तो यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे छोटे छोटे। कब लागू हुआ, कौन बनाया, कितना पैसा लगा, कब छपा, ठीक है, कितने जिलों में लागू हुआ, यही सब पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये CNT एक्ट में कब कब संशोधन कब कब किया गया। ठीक है, संशोधन देखेंगे हम। संशोधन देखिए कब किया गया। तो संशोधन हमारे CNT एक्ट में कब किया गया? तो CNT एक्ट में अभी तक टोटल जब से बना है तब से अभी तक 26 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, कितने? 26 संशोधन हो चुके हैं। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए 26 संशोधन हुए। और जिसमें पहला संशोधन है ना, पहला संशोधन 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्त? 1920 ईस्वी में पहला संशोधन हुआ था। और सबसे लास्ट संशोधन कब हुआ? तो 2016 में। किसकी मतलब कब थे, कौन थे इस समय मुख्यमंत्री? तो बताइए। रघुवर दास। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे उसी समय 2016 में इसमें संशोधन किया गया। और ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि 2016 में जो संशोधन हुआ उसमें CNT के किस धारा में संशोधन किया गया। तो आप याद रखेंगे CNT एक्ट की धारा 21, ठीक है, और धारा 49, ठीक है, धारा 49 में किया गया। ठीक है, और SPT की धारा 13 में किया गया। मैं अभी SPT पढ़ाऊँगा, CNT एक्ट खत्म हो जाएगा तो। SPT तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, CNT एक्ट से तो ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो क्या हुआ, किस किस में संशोधन किया गया? धारा नंबर 21, धारा नंबर 49। और 49 किससे रिलेटेड है? तो खनन से रिलेटेड है। ठीक है, जब मैं आपको धारा पढ़ाऊँगा तो 49 को फुल डिस्क्राइब करूँगा, आप आराम से उसको समझ सकते हैं। और फिर किस में किया गया? तो CNT एक्ट की 71A सार, ठीक है, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन शायद है इसका फुल फॉर्म। तो इसमें संशोधन किया गया। कितने में संशोधन किया गया? 21, 49 और 71। 21 में किया गया, 49 में किया गया और 71 में किया गया। आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, वैसे नहीं पूछना चाहिए क्या बोलते हैं सीरियल और उत्पाद सिपाही में, ये सब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कब? JPSC में। तो आप याद रखिएगा कि कौन कौन से धारा में 2016 में संशोधन किए गए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब चलिए अध्याय को देख लेते हैं। 19 अध्याय साहब, आपको पूरे अध्याय नहीं पढ़ने हैं, आपको इंपॉर्टेंट अध्याय ही पढ़ने हैं। ठीक है, एक बार आप नज़र डाल लीजिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ने हैं, जैसे कि पहले में तो परिभाषा है, तो मैंने आपको बोला था जब मैं पहला पढ़ाऊँगा तो परिभाषा आपको बता दूंगा कि काश्तकार कौन होते हैं, ठीक है, खूट कटीदार कौन होते हैं, ठीक है, और ये सब रैयत कौन होते हैं, ये सब आप यहीं पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और पहला में परिभाषा दिया हुआ है कि CNT एक्ट कहाँ लागू है, कहाँ नहीं लागू है, ये सब है। ठीक है, नाम है, ठीक है, प्रसार कहाँ कहाँ है, यही सब दिया हुआ है पहले में। तो पहला तो आपको याद ही होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि CNT एक्ट की धारा नहीं, हाँ, क्या बोलते हैं, अध्याय 2 किस काश्तकार से मतलब किस से रिलेटेड है? तो काश्तकार वर्ग से रिलेटेड है। तो आप आंसर कर सकते हैं अगर जानेंगे तो। इसमें भी बस 4-5 ही आपको याद करना है। जैसे कि अध्याय 2 हो गया, काश्तकार का वर्ग इसमें डिस्क्राइब है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। और जैसे कि धारा 3 में भूधारक है, ठीक है, भूधारक को डिस्क्राइब किया गया है। तो आप बस 2, 4, 6, 8, 10 को अगर देख लेंगे तो हो जाएगा आपका। तो चौथे में क्या है? ठीक है, चौथे में क्या है? तो चौथे में अधिभोगी रैयत की परिभाषा है। ठीक है, काश्तकार वर्ग पढ़ाऊंगा तो यहीं में भूगत बंद क्या अनाधिभोगी रैयत और भूगत बंद रैयत को पढ़ा दूंगा। ठीक है, और अधिभोगी रैयत को। और इसी चीज़ को फुल डिस्क्राइब किया गया है ये अध्याय 4 में। ठीक है, ठीक है, अध्याय 4 में, फिर अध्याय 5 में, अध्याय 6 में। ठीक है, अधिभोगी रैयत उसको बोलते हैं जो उपभोग का अधिकार रखता है, और अनाधिभोगी रैयत उसको बोलते हैं जिनका अपना ज़मीन पर उपभोग का अधिकार नहीं है। ठीक है, वो गिरवी रख दिया है कहीं ज़मीन, मगर अपनी ज़मीन पर उपभोग नहीं कर पा रहा है। तो बस इतना याद रखना है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है,
तो ये माइंड से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप बस इतना ही याद रखिए कि इम्पोर्टेंट कौन है, तो अध्याय 2 काश्तकार का वर्ग, ठीक है। अध्याय 4 क्या अधिभोगी रैयत, ठीक है। अध्याय 6 देख लीजिए, अध्याय 6 अनाधिभोगी रैयत, ठीक है, अनाधिभोगी रैयत। और शायद आप अध्याय 5 भी देख लीजिए, उसमें खूट खरीदार रैयत को परिभाषित किया गया है, ठीक है। ठीक है, अगर आप 8 देखेंगे, 8 8 आप याद कर सकते हैं, हाँ 8 ठीक है। 8 भी आप देख सकते हैं एक बार, जोतों और भूतिथियों का पट्टा एवं अंतरण है, ठीक है। ये पूछे नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट है 9 नंबर में भी, 9 जो अध्याय है उसमें लगान और बंजर भूमि की बंदोबस्ती के बारे में बताया गया है, ठीक है। और फिर 10 और 10 11 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं 12 को लिखती हूँ डायरेक्ट। 12 में क्या है, लगान का निर्धारण होता है, ठीक है। लगान का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। एक बार लगान निर्धारण कर दिएगा तो 15 साल तक उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, ठीक है। और लगान कब देना है, तो हर एक 3 महीने में लगान देना है। और किसके द्वारा देना है, तो फिर ये मनी ऑर्डर से देना है, इस टाइप का है। तो मैं आपको पूरे चीज़ बता दूंगा। इससे क्या है ना, अगर आप लगान के बारे में पढ़ें तो पूरा पढ़ लीजिएगा, तो उससे ही क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं आएंगे किस धारा में है, ठीक है। शायद आ सकते हैं, मगर आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अध्याय 12 लगान का निर्धारण करने से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर इम्पोर्टेंट क्या हो गया, 14 में देखिए विशेषाधिकार भूमि है, जो धारा 118 में है दिया हुआ पूरा इसका विवरण, ठीक है। इसको भी मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। 14 देख लीजिए, और 14 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 भी, 15 को आप देख लीजिए, 15 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 किससे रिलेटेड है, तो खुद का अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है 17, फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है 17 इंपॉर्टेंट है। 17 में परिसीमा है, और 18 में, 18 सबसे इंपॉर्टेंट है, 18 को याद ही रखिएगा, अब आपको याद ही हो जाएगा। 18 में क्या है, तो मुंडारी खुटकटीदार से जुड़े उपबंध, ठीक है। मुंडारी खुटकटीदार से जुड़े उपबंध, तो आपको क्या याद करना है, मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको याद करना है, सॉरी, इसको आप में याद करना है क्या है, तो आप याद कर लीजिएगा। अध्याय 2 काश्तकार का वर्ग, अध्याय 4 अधिभोगी रैयत, ठीक है। और आपका क्या हो गया, 6 हो गया, 6 क्या होगा, अनाधिभोगी रैयत। 12 क्या हो गया, लगान का निर्धारण। 17 क्या होगा, परिसीमा। और 18 क्या होगा, तो मुंडारी खुटकतीदार से जुड़े उपबंध, ठीक है। इतना आप याद कर लेते हैं, अगर आप 2-3 बार पढ़िएगा तो खुद याद हो जाएगा, ठीक है। अगर धारा को मैं खुद से पढ़ाऊँगा ना, तो उसमें ही ये याद हो जाते हैं, कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। कल हम देखेंगे, कल हम इंपॉर्टेंट जो धारा देखेंगे और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ठीक है, कि क्या होते हैं अधिभोगी रैयत, क्या होते हैं अनाधिभोगी रैयत, क्या होते हैं, देखिए भूगत बंध रैयत किसे कहते हैं, कोड़कर क्या होता है, भूस्वामी कौन है, ठीक है। यही सब देखेंगे, दर रैयत डिग्री फिक्री सब देखेंगे हम, ठीक है। और फिर कल हम धारा को देखेंगे, इंपॉर्टेंट धारा 4-14, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट धारा वही, उन्हीं धारा को लिखा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि धारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले जीपीएससी में, उससे पिछले जीपीएससी में धारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट धारा को रख दिया हूँ मैं, आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको धारा याद हो जाएगी, ठीक है। और धारा से अगर क्वेश्चन ना भी आना, तो धारा में जो दिए हुए हैं ना उपबंध, उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको मैं पूरा पढ़ा दूंगा, फिर 1-2 बार आप देख लेंगे, फिर एमसीक्यू करा दूंगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हम पार्ट 2 कल देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एसपीटी हम लोग भी देखेंगे, ठीक है, एसपीटी भी देख लेंगे 2 दिन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और फिर उसके बाद हम लोग विल्किंसन रूल देख लेंगे। विल्किंसन रूल छोटा सा है, हो जाएगा। और पेशा कानून भी छोटा सा है, 2-4 लाइन है, ये भी कर लेंगे। और ये सब मिला के आपको मालूम 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 12 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, 12 नंबर का क्वेश्चन पूरे जेपीएससी में। तो ये अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना आराम से, 2-4 बार अगर रिवीजन कर लेते हैं और एमसीक्यू लगा लेते हैं, तो आपका बता रहा हूँ ना कि 8+ कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो चलिए, हम कल मिलते हैं फिर से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं हमारे एसपीटी और जो सीएनटी एक्ट का नोट्स लेना, तो आप 30 रुपये पेमेंट करके हमारा नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको फुल लेंथ अगर चाहिए, जो फुल जेपीएससी का नोट चाहिए, तो आप हमारे नंबर पे ही कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको शासन व्यवस्था का नोट चाहिए, तो शासन व्यवस्था का नोट्स हमारे 25 रुपये में मिल जाएगा। पूरी शासन व्यवस्था को मैंने पढ़ाया है, और उसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम कल मिलते हैं फिर से, ठीक है, पार्ट 2 लेकर सीएनटी एक्ट का। अगर आपको कहीं भी अगर समझ में ना आए, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में ना आया होगा, क्योंकि मैंने आसान शब्दों में पढ़ाया है, ठीक है। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता, फिर से एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद। और 15 अगस्त आने वाला है, अपने घर में एक तो झंडा जरूर फहराइएगा, ठीक है।
चलिए, जय हिंद। जय हिंद मेरे दोस्तों, धन्यवाद।